हेलो एवरीवन। 2012 में एक क्वेश्चन आया है, देखिए, रैयतवाड़ी सिस्टम से। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को पढ़ा था, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी तीनों को पढ़ा था। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक से आया है, रैयतवाड़ी क्वेश्चन से क्वेश्चन आया है। ठीक है, रैयतवाड़ी, रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब होता है पीसेंट। ठीक है, इससे पहले वीडियो में बनाया है, इस वीडियो में भी मैं बता दूंगा। ठीक है, रैयत का मतलब होता है पीसेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट देख लीजिए, यहाँ पे एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, कॉमन सेंस भी थोड़ा सा लगा सकते हैं। ठीक है, तीन चीजें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले याद रखने की जरूरत है। पहला, एलिमिनेशन टेक्निक। दूसरा, ठीक है, कॉमन सेंस आपको लगाना है। और तीसरा, आपको कीवर्ड पहचानने की जरूरत है। ठीक है, और एक एक्सट्रीम वर्ड। एक्सट्रीम वर्ड क्वेश्चन में अगर मिलता है तो वो क्वेश्चन ज्यादातर 90% गलत ही रहता है। ठीक है, देखिए, पीवाईक्यू को समझने के लिए ना आपको एग्जामिनर का माइंड समझ में आएगा। पीवाईक्यू आप सॉल्व कर पाइएगा ना, तो एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ रहा है, टॉपिक पढ़िए, उसके बाद साथ ही आपकी पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए। क्योंकि टॉपिक के साथ ही आपको पीवाईक्यू पता चल जाएगा कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है और मुझे किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, कौन सी चीजें पढ़ना चाहिए जिससे यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और कौन सी चीजें नहीं पढ़ना चाहिए जिससे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो वो सब चीजें मुझे छोड़ देना है। ये कैसे पता चलेगा? पीवाईक्यू के जरिए। ठीक है, इसीलिए पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। एक दिन में 4-5 मिनट मेरे साथ रहिए, मैं एक पीवाईक्यू कराऊंगा। एक पीवाईक्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, देखिए, रैयतवाड़ी। देखिए, रैयत का मतलब होता है पीसेंट। देखिए, द रेंट वेयर वाज पेड डायरेक्टली बाय द पीसेंट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है एकदम। ठीक है, उसके बाद देखिए, द गवर्नमेंट गिव द पट्टा टू द रैयत। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए, तीसरा वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट सही है। देखिए, लैंड वेयर सर्वे एंड असेस्ड बिफोर द बिंग टैक्स। ठीक है, लैंड वेयर सर्वे एंड असेस बिफोर बीइंग टैक्सेस। ठीक है, कोई भी वैसा असेसमेंट वगैरह नहीं किया जाता, डायरेक्ट कोई भी जमीन जाते थे वो लोग जगह पे, डायरेक्ट टैक्स फिक्स कर देते हैं। 60 से 70% टैक्स रहता था। ठीक है, टैक्स फिक्स कर देते हैं, कोई भी असेसमेंट वगैरह नहीं होता। इसीलिए तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, पेशेंट पूरा बर्बाद हो जाते थे। इसीलिए अगर सर्वे किया जाता था नेशनल, अगर क्लामिटीज होगा कि फिर से डिसास्टर वगैरह होगा तो उसके लिए टैक्स माफ भी हो सकता था, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता था। इसीलिए सर्वे वगैरह कुछ नहीं किया जाता था, डायरेक्ट टैक्स थोप दिया जाता था पेशेंट के ऊपर कि इतना आपको टैक्स पे करना हो। ठीक है, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट सही है और ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए, ये वाला करेक्ट हो गया, ये वाला करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, तो ये आंसर क्या निकल गया ये। चलिए अब पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं लैंड रेवेन्यू पर। ठीक है, देखिए, यहाँ पे पूरा माइंड मैप बना हुआ है। देखिए, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में देखिए, सबसे पहला है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टेब्लिश किया था 1973 में। ठीक है, ये कौन कौन सा इलाका में था? बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, बनारस और नॉर्थ कर्नाटका। ठीक है, उसके बाद है, और ये कितना परसेंट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया में था? ये सबसे कम इलाका में। ठीक है, सबसे कम इलाका में यही वाला था परमानेंट सेटलमेंट। ब्रिटिश का जितना भी इंडिया का सबसे कम इलाका में जो था वो परमानेंट सेटलमेंट ही था। ठीक है, और देखिए, ओनरशिप राइट गिवन टू द जमींदार फॉर एन इंडेफिनाइट पीरियड। ठीक है, अगर वो पे नहीं कर पाता तो उससे छीन कर दूसरे जमींदार को दे दिया जाता था। ठीक है, यही वाला स्टेटमेंट आया था क्वेश्चन में भी। सेकंड वाला स्टेटमेंट देख लीजिए, लेकिन कोई भी बैड हार्वेस्ट की वजह से या फिर क्लाइमेटिस की वजह से कुछ भी अगर हुआ तो वो पेशेंट को पे करना ही पड़ेगा। अपना जमीन बेच करके या कुछ भी करके करे वो, या अपना जिस्म बेच कर करे, कुछ भी कर कर करे, पे करना ही पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, रैयतवाड़ी में देखिए, रैयतवाड़ी सिस्टम को स्टेब्लिश किया गया था थॉमस मोनू के जरिए 1920 में, 1820 में। ठीक है, ये कौन कौन सा इलाका में स्टेब्लिश किया गया था? मद्रास में, बॉम्बे में और असम में। ठीक है, तीन इलाका में। और देखिए, 50% पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, सबसे ज्यादा जो रैयतवाड़ी जो सेटलमेंट था वही सबसे ज्यादा इलाका में रैयतवाड़ी सिस्टम ही स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, रैयत देखिए, ये परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार को दिया जाता था कि रेवेन्यू राइट कलेक्शन करने का। ठीक है, ये रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा? जमींदार कलेक्ट करेगा। लेकिन देखिए, रैयतवाड़ी में क्या होता था? रैयतवाड़ी में देखिए, रैयत का मतलब होता है फार्मर। ठीक है, जो खेत में उगाई करता है, वही जो है गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स पे करेगा। ठीक है, वेयर मैन रिस्पॉन्सिबल टू पे टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। ठीक है, टैक्स रेट कितना था? 33 से 55% टैक्स रेट था। ठीक है, जो पीसेंट होते थे जो अपना प्रोडक्शन का, वही डायरेक्ट जाके गवर्नमेंट के पास पे करेंगे। ठीक है, रैयत, रैयत सब याद करके रखिएगा, रैयत मतलब पीसेंट। उसके बाद देखिए, महलवाड़ी सेटलमेंट। महलवाड़ी सेटलमेंट मतलब गांव के को ही, एक गांव को ही महल कहा जाता था। गांव के लोगों को ही, पूरा गांव को मिलाकर, जैसे ये एक गांव है, एक मिनट, ये एक गांव है। ठीक है, इस गांव के इलाके में एक आदमी को दे दिया गया, गांव के इलाके का जितना भी प्रोडक्शन, जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा वो गांव के हेडमैन
गांव के इलाका से टैक्स कलेक्ट करके लाकर ब्रिटिश के पास जमा करेगा, ठीक है। महल का मतलब होता है गांव, ठीक है। उसके बाद देखिए हॉल्ट मैकेंजी ने इसको स्टेब्लिश किया था 1833 में, ठीक है। उसके बाद देखिए नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया और पंजाब वाला इलाका में, ठीक है। 20% पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सबसे कम वाला कौन था, क्रोनोलॉजी में भी आ सकता है कि लेस से मोर, ठीक है। सबसे कम वाला परमानेंट सेटलमेंट, उसके बाद महलवाड़ी, और सबसे ज्यादा इलाका में कौन फैला था, रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। ब्रिटिश पर्सन पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। देखिए हेड ऑफ विलेज वेयर ऑब्लिक टू पे टू द गवर्नमेंट, ठीक है। टैक्स रेट कितना था, सबसे ज्यादा टैक्स इटी में था, ठीक है, महलवाड़ी सिस्टम में ही था। उसके बाद देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, तीनों इकोनॉमिक पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक है। ट्रेडिशनल रेवेन्यू सिस्टम जो हो गया वो खत्म हो गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए इम्पोवरिशमेंट ऑफ पीसेंट, ठीक है, पीसेंट खत्म होने लगे। उसके बाद देखिए स्टेगमेंट एंड जनरेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डिक्लाइन ऑफ ओल्ड जमींदार, ठीक है, एंड राइज ऑफ न्यू लैंड रोड, ठीक है। ये इम्पैक्ट मेंस के एग्जाम में आपका काम आएगा, प्री में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कॉमर्शियलाइजेशन जब हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना तब वहाँ पे पढ़ा दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। देखिए कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए कमर्शियलाइजेशन में क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म है, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है, इमरजेंस ऑफ इंटरमीडियरीज लाइक जमींदार, ठीक है, फोकस ऑन प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप ये देखिए वो ब्रिटिश जो था चाहते थे ना, वो प्लांटेशन क्रॉप को उगाना ज्यादा चाहते थे, ठीक है। इसीलिए पेशेंट के पास के ऊपर जोर देते थे, इसीलिए इंडिगो रिवोल्ट हुआ था। पेशेंट के ऊपर जोर देते थे कि वो प्लांटेशन क्रॉप, एक कट्ठा जमीन है उसमें से थोड़ा सा इलाका में वो प्लांटेशन क्रॉप उगाए, और उसके लिए वो ब्रिटिश जो है वो ज्यादा पैसा भी पे कर देते थे किसान के लिए। लेकिन वो इंडिगो जो था उसकी वजह से जो जमीन की जरखेजी थी ना वो फर्टिलाइज थी, वो खत्म होती जा रही थी, ठीक है। वो खत्म होती जा रही थी, इसीलिए खत्म होते होते वो किसान का बहुत बुरा हाल हो गया। उसके बाद देखिए डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर, डिस इंटीग्रेशन ऑफ विलेज इकोनॉमी। उसके बाद देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, रूरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है, ग्रोथ ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज, ठीक है, लेबर लॉस, ट्रेड यूनियन, ठीक है। उसके बाद देखिए डेवलपमेंट पर इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, पोर्ट का डेवलपमेंट हुआ, टाउनशिप हुआ, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोस्टल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवे, ठीक है, अर्बनाइजेशन। ये सब इम्पैक्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक पॉलिसी में, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी से क्वेश्चन बहुत आता रहता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए हु प्रोपन द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, दादा भाई नौरोजी ने प्रोपन किया था, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ही है, ठीक है। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया वाज डिस्कसिंग बाय कार्ल मार्क्स, ठीक है। उसके बाद देखिए हु इज द ऑथर ऑफ बुक कॉलोनियल इकोनॉमी इन इंडिया टुडे, ठीक है, आरपी दत्त ने लिखा था, ठीक है। उसके बाद देखिए टिस्को का एस्टेब्लिश किया किसने किया था, टीएन जेएन टाटा ने। ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, महात्मा गांधी ने एस्टेब्लिश किया गया था। देखिए डलहौजी को फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहा जाता है, ठीक है, डलहौजी को फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहा जाता था। 1853 में पहली बार रेल चला था इंडिया में, ठीक है, बम्बई से थाने, कोलकाता, हाँ बम्बई से थाने तक, ठीक है। उसके बाद देखिए हु एस्टेब्लिश द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्पिनिंग द बॉम्बे हेवी कंपनी, 1854, वासजी दरबार ने, ठीक है। फर्स्ट जूट इंडस्ट्री इन इंडिया स्टेब्लिश, 1855 में पहला जूट मिल स्टेब्लिश किया गया था श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वेस्ट बंगाल मेरे घर के पास में ही है, मैं वेस्ट बंगाल का ही रहने वाला। फर्स्ट टी स्टेट आसाम, ठीक है। इंडियन रेवेन्यू सिस्टम वेयर इंट्रोड्यूस इन द लार्जर पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, रयतवाड़ी सिस्टम पहले ही मैंने बता दिया था। प्रिंसिपल ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इज रिलेटेड टू द लैंड रेवेन्यू, ठीक है, परमानेंट रैयतवाड़ी महलवाड़ी, ठीक है, ये पूरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम हो गया। टी के पर्सपेक्टिव से हो गया है। मेंस का कुछ टॉपिक मैंने इम्पैक्ट जो था वो डिस्कस कर दिया था। ये मेंस का टॉपिक याद करके यहाँ पे पूरा कीवर्ड ही लिखा हुआ है, ये मेंस का बहुत काम आएगा आपके लिए, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।